मिनारगढ़ राज्य में एक किसान रोहित रहता था। उसके दो बेटे थे, सुधीर और सुरेश। दोनों भाइयों का व्यवहार एक दूसरे से एकदम विपरीत था। सुधीर भोला भाला और सच बोलने वाला इंसान था। वहीं सुरेश अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। समय और परिस्थितियों के अनुसार वह अपनी ही कही बात को झूठा साबित कर देता था। अपनी बात से ऐसे बदलता था कि गिरगिट भी शर्मा जाए। सुधीर के भोले भाले और सच बोलने के स्वभाव के कारण हमेशा लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। गुरुजी के पास लौटते समय सुधीर ने कहा, सुरेश, गुरुजी के पास झूठ क्यों बोला कि मां बीमार थी, इसलिए तुम घर का सारा काम किए हो? सुरेश बोला, मैंने गुरुजी का घर पर दिया गया काम नहीं किया था। अगर मैं सच बोलता तो गुरुजी से मार भी खाता और सभी बच्चे मजाक भी उड़ाते, सो अलग। सुधीर बोला, लेकिन इसके लिए मां को बीमार बताना ठीक नहीं है। सुरेश बोला, अच्छा, तो सच बोलकर मार खाना ठीक है क्या? सुधीर बोला, हम वैसा काम ही क्यों करेंगे कि हमें झूठ बोलना पड़े। दोनों भाई अपनी अपनी बातों को सही ठहराते हुए घर आ जाते हैं। मां बोली, आ गए बेटा, चलो खाना खा लो। इसके बाद खेत पर जाकर पिताजी को खाना और दवा पहुंचा दो। सुरेश बोला, मां, मुझे ठंड लग रही है, सुधीर को भेज दो। मां बोली, ठीक है, तो तुम घर का सारा साफ सफाई का काम करो, सुधीर खाना और दवाई लेकर चला जाएगा। सुधीर बोला, ठीक है मां, मैं ही चला जा रहा हूं पिताजी के पास। मां बोली, ये ले और खाना खाकर जल्दी जा, वैद्य जी ने कहा है कि समय पर दवा देनी है। सुरेश खाना और दवा लेकर खेत की ओर चल देता है। रास्ते में कुछ दोस्त मिल जाते हैं और सुरेश उनके साथ खेलने लग जाता है। इधर खेत में ठंड ज्यादा पड़ रही थी। रत्न को भूख भी लगी थी, लेकिन घर से कोई खाना लेकर अभी नहीं पहुंचा था। रत्न बहुत देर तक इंतजार करता है। उसके बाद पानी पीने के लिए बगल की नदी के पास जाता है। तभी उसके दिमाग में एक झटका लगता है और उसे पैरालिसिस मार देता है। वह वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहां सुरेश पहुंचता है। सुरेश बोला, पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हो? आपके लिए खाना और दवा लाया हूं। रतन बोला, आ। सुरेश बोला, पिताजी किधर हो? बोलते क्यों नहीं? अरे, ये आ की आवाज किधर से आ रही है? पिताजी, क्या आप ही बोल रहे हो? सुरेश दौड़कर रत्न के पास पहुंचता है। सुरेश बोला, अरे पिताजी, आपको क्या हो गया? आपका हाथ पैर कैसे मुड़ गए? अरे कोई बचाओ। सुरेश बोला, रामू काका, हरिया भैया, दौड़कर यहां आओ, देखो ना पिताजी को क्या हो गया। खेत पर काम कर रहे सभी लोग वहां दौड़कर पहुंचते हैं। किसी तरह रतन को उठाकर घर लाया जाता है। घर पर सुनीता रोने लगती है। घर में कोहराम मच जाता है। वैद्य जी आते हैं और बताते हैं कि रत्न को पैरालिसिस का अटैक आया है। कुछ दवाइयां देकर वो चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मां बोली, देखो बेटा, पिताजी से अब काम तो होता नहीं, इसलिए अब खेत पर काम तुम दोनों ही करना होगा। सुरेश बोला, भैया हमेशा पिताजी के साथ खेत पर जाते थे, इसलिए वही खेती करेंगे। मैं मंडी में अनाज बेचूंगा। सुधीर बोला, सुरेश ठीक कह रहा है मां, मैं खेत पर चला जाऊंगा, पिताजी की दवा के लिए पैसे चाहिए। सुधीर बोला, सुरेश, कोठरे में जा, अनाज पड़े हैं और उन्हें मंडी में बेच आ। सुरेश बोला, ठीक है भैया, मैं उसको 4 गुना कीमत पर बेच आऊंगा। सुधीर बोला, झूठ और बेईमानी मत करना। दूसरे दिन सुबह सुरेश मंडी में जाकर लालची सेठ किरोड़ी मल से कहता है। सुरेश बोला, सेठ जी, आपके लिए ऐसा माल लाया हूं कि आप दंग रह जाओगे। सेठ बोला,
ऐसा क्या लाए हो कि इतना गुप्त से बता रहे हो? सुरेश बोला, मेरे पास 3 क्विंटल ऐसी मकई है जिसे खाकर आदमी अमर हो जाएगा। वह जिस उम्र का है उसी उम्र में रह जाएगा। सेठ बोला, अच्छा, पर मैं विश्वास कैसे कर लूं कि तुम्हारी मकई खाकर अमर हो जाऊंगा? सुरेश बोला, अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं दूसरे सेठ को इसे बेच देता हूं। वैसे भी उस सेठ को ज्यादा जरूरत है। वो कई दिनों से बीमार भी है। उसके रिश्तेदार तो चाहते हैं कि वह जल्दी मरे ताकि उसकी जीवन भर की संपत्ति को हड़प सकें। सेठ बोला, अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए। आजकल के नौजवानों में यही एक समस्या है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो। तौल मोल तो मेरा पेशा है। कितने में दोगे ये जादुई मकई? सुरेश बोला, 7,000 मोहरे प्रति क्विंटल के हिसाब से पूरे 21,000 मोहरे लगेंगी। सेठ बोला, क्या? 30,000 मोहरे प्रति क्विंटल की कीमत 7,000 मोहर? सेठ बोला, क्या? 30 मोहर प्रति क्विंटल की कीमत 7,000 मोहर? सुरेश बोला, धीरे बोलो सेठ, कोई सुन लेगा तो पीछे पड़ जाएगा। ठीक है सेठ, मैं चलता हूं। आपकी जान की कीमत 30 मोहर लायक ही है। दूसरे सेठ 30,000 मोहरे आराम से दे देंगे। सेठ बोला, बेटा तुम उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हो। अब मैंने कहा थोड़ा बहुत कम तो कर दो। सुरेश बोला, अरे सेठ, चलो 20,000 मोहरे लगेंगी। अगर हाँ हो तो बोलो, नहीं तो मैं अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाऊं। सेठ ने कहा, एक पल रुको भाई, मैं अपने साले से पूछ लेता हूं। सुरेश बोला, अच्छा सेठ जी, एक बात बताइए, क्या आपका बेटा आपके बाद आपका व्यापार संभाल लेगा? सेठ बोला, अरे वही ठीक होता तो साले को बुलाता कारोबार संभालने के लिए। सुरेश बोला, यानी आपके बाद आपका साला आपके जीवन भर की पूंजी के मालिक होगा। अच्छा, तुम्हारा साला मूर्ख है क्या? सेठ बोला, क्या बकते हो? वह व्यापार को दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ा सकता है। उसे हर नफा नुकसान का ज्ञान है। सुरेश बोला, तो वह चाहेगा कि आप अमर हो जाओ और वह जीवन भर आपके यहां नौकरी करे। सेठ बोला, नहीं नहीं, कभी नहीं चाहेगा। वह तो चाहेगा कि कब मैं आंख बंद करूं और वह मेरे बेटे को बेदखल कर राज करे। ऐसा करो, तुम 20,000 मोहरे लो, मैं अपने आदमी से बोरियां उतरवा लेता हूं। तुमने बहुत ज्ञान की बात बताई है। सुरेश बोला, अब एक ज्ञान की बात सुन लो सेठ जी, यह मकई जादुई है, यह किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो कोई भी इसे चुरा लेगा और इसकी जगह साधारण मकई रख देगा। और हाँ, एक एक दाना रोज इसमें से खाना है। सेठ किरोड़ी मल से 210 मोहरों की मकई के बदले 20,000 मोहरे ठग कर सुरेश वापस अपने गांव चल देता है। इधर सुधीर अपने खेत पर हल चला रहा होता है। तभी उधर से जग्गी किसान आता है। जग्गी बोला, अरे बेटा सुधीर, मैं जरा अपने बेटे को नानी के घर पहुंचाने जा रहा हूं, तो मेरा खेत जोत दो। सुधीर बोला, ठीक है काका, आप जाओ, मैं आपका खेत जोत देता हूं। उधर सुरेश मंडी से लौट रहा था तो देखा कि सुधीर जग्गी काका का खेत जोत रहा है। सुरेश बोला, अरे भाई, तो यहाँ क्यों काम कर रहा है? अपने खेत का काम पूरा हो गया क्या? सुधीर बोला, नहीं भाई, वो जग्गी काका अपने बेटे को नानी के घर छोड़ने गए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मेरा खेत जोत देना। सुरेश बोला, अरे भाई, वो तो अपना काम करने गया हुआ है और तू यहाँ अपना काम छोड़कर उसका काम कर रहा है। शाम हो गई है, चल बैलगाड़ी पर बैठ, घर चलते हैं। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर घर चल देते हैं। सुरेश बोला, अरे इसमें मेरे, तुम्हारे, माँ और पिताजी के लिए कपड़े हैं, उस पतीले में मिठाइयां हैं। सुधीर बोला, तुमने अनाज बेचकर शौक के सामान खरीद लिए, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं थी।
अभी हमारे लिए सबसे जरूरी पिताजी की दवाइयां और पौष्टिक खाना है। सुरेश बोला, अरे भैया, मैं दवा भी लाया हूँ। वैद्य जी के घर होते हुए आया हूँ। पूरे महीने की दवा लेकर आ रहा हूँ। 120 मोहरें वैद्य जी को देकर आ रहा हूँ। दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। माँ सुनीता बाहर ही खड़ी दोनों का इंतजार कर रही थी। सुनीता बोली, अरे सुरेश, तुम तो मंडी गए थे ना, फिर ये सुधीर कहाँ मिल गया? सुरेश बोला, माँ, मैं मंडी से लौट रहा था तो देखा कि भैया अपना खेत छोड़कर जग्गी काका के खेत जोत रहे थे। फिर मैं इसे गाड़ी पर बिठाकर ले आया। सुनीता बोली, क्यों सुधीर, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम क्यों कर रहा था? सुधीर बोला, वो माँ, जग्गी काका अपने बेटे को नानी के घर छोड़ने गए हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरा खेत जोत दो। सुरेश बोला, अच्छा, तो मना कर देते, बोल देते कि मुझे अपना काम है, मैं नहीं कर सकता आपका काम। सुधीर बोला, ऐसे कैसे बोल देता, वो हमसे बड़े हैं, उन्हें हम इस तरह नहीं बोल सकते। देखो माँ, सुरेश अनाज बेचकर सारे पैसे की मिठाइयाँ और दवाइयाँ ले आया है। एक भी पैसा घर खर्च के लिए बचाकर नहीं लाया। सुनीता बोली, ये पूरा सामान तो लगभग 500 मोहरों का लग रहा है। सुरेश, सच सच बता, तूने ये पैसे कहाँ से लिए? सुरेश बोला, कसम से माँ, मैं ये सारा सामान अनाज बेचकर ही लाया हूँ और ये 1500 मोहरें भी मेरे पास बची हैं। सुरेश बताता है कि किस तरह लालची सेठ को उल्लू बनाकर वो 20,000 मोहरें ऐंठ कर लाया है। सुधीर सुरेश को समझाता है कि यह बहुत बुरी बात है, कल जाकर वो उसकी मोहरें वापस कर आए। उधर राजा का नौकर सेठ किरोड़ी मल के यहाँ राशन लेने जाता है और मकई की वही बोरियां गाड़ियों पर लादने को कहता है। किरोड़ी मल बोला, महाराज जी, ये 3 बोरियां छोड़कर आप कोई भी मकई की बोरियां हमारे दुकान में से ले सकते हैं, पर मैं ये आपको नहीं दे सकता। अच्छा, तो अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाली मकई अपने लिए और राज्य के मालिक राजा के लिए सामान्य मकई की बोरी। देखो सेठ, कान खोलकर सुन लो, राजन के लिए ही मकई जाएगी। किरोड़ीमल बोला, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं ये बोरियां नहीं दे सकता। राजा बोला, क्या बात है मंत्री जी, ये शाही रसोइये को क्यों यहाँ लाए हैं? मंत्री बोला, महाराज, शाही रसोइया और सेठ किरोड़ीमल दोनों बाजार में झगड़ रहे थे। रसोइया बोला, महाराज, ये सेठ किरोड़ीमल अच्छी मकई को अपने खाने के लिए रखता है और खराब मकई को शाही भंडार में भेजता है। किरोड़ीमल बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मकई की इन 3 बोरियों के अलावा दुकान में जितनी भी मकई की बोरियां हैं, उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन 3 बोरियों को नहीं दे सकता। राजा ने कहा, अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इन 3 बोरी मकई में जो तुम हमें नहीं दे सकते? ये किरोड़ीमल बोला, महाराज, ये 3 बोरियां जादुई मकई की बोरियां हैं। इसको सेवन करने से आदमी अमर हो जाता है। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। इसे हमने एक किसान से 20,000 मोहरें देकर खरीदा है। मंत्री बोला, महाराज, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान को अमर बना दे। यह सेठ झूठ बोलकर हमें बहला रहा है। 200 मोहरों की मकई को 20,000 मोहरों में कौन बुद्धू खरीदेगा? राजा बोला, उस किसान को बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सैनिक सेठ किरोड़ीमल के बताए हुए हुलिये पर सुरेश को पकड़कर राजा के पास लाते हैं और पेश करते हैं। राजा के पास सुरेश सच सच बता देता है कि वो किरोड़ीमल से पैसे ठगने के लिए ऐसा करके आया था। राजा बोला, सुरेश, तुमने बेईमानी और चालाकी से सेठ के मोहरें ऐंठ ली हैं। इस अपराध के लिए हम तुम्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाते हैं। साथ ही किरोड़ीमल को लालच ना करने की चेतावनी भी दी जाती है। सुधीर बोला, महाराज, मेरा नाम सुधीर है
और मैं इसका बड़ा भाई हूं। महाराज, हमारे गुरुजी ने बताया है कि अपराधी अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसे सुधरने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए। राजा बोले, बातें तो बहुत अच्छी हैं और समझदारी वाले भी करते हो बालक, लेकिन अपराध की सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्या कहते हैं मंत्री जी? मंत्री बोला, जी महाराज, आप सही बोल रहे हैं। राजा बोला, ठीक है, कल सुबह जो भी पहले 3 लोग मदद के लिए आएंगे उनकी मदद तुम्हें करनी होगी। तुम्हारे पास 20,000 मोहरों में से 500 मोहरें अपने पास रखकर शेष मोहरों को मदद में लगाने की इजाजत है। दूसरे दिन सुबह पहला फरियादी एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत बोली, महाराज की जय हो। कल रात आंधी में मेरा घर गिर गया, मेरी बकरी भी दबकर मर गई। मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं, कैसे जीवन यापन करूं? मंत्री बोला, महाराज, इसे 5,000 मोहरें दे देते हैं। राजा बोला, सुधीर, तुम क्या कहना चाहते हो? सुधीर बोला, महाराज, मुझे लगता है कि 2 और फरियादियों को पहले सुन लेते हैं, हो सकता है कि उन्हें इनसे ज्यादा की जरूरत हो। राजा बोला, ठीक है, बहुत अच्छे, और फरियादी बुलाए जाएं। राजमिस्त्री बोला, महाराज की जय हो। मैं एक राजमिस्त्री हूं, 3 दिन से बैठा हूं। 10 दिनों के घर खर्च के लिए कुछ मदद मिल जाती तो बहुत कृपा होती। राजा बोला, ठीक है, अभी बाहर प्रतीक्षा करो। तीसरा फरियादी को बुलाया जाए। तीसरा फरियादी एक पुजारी आता है। पुजारी बोला, महाराज की जय हो। मैं एक पुजारी हूं। मेरे मंदिर की कुटिया में अनाथ बच्चे रहते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हूं। पुजारी जी, बताइए हम कैसे सहायता करें आपकी? पुजारी बोला, कृपया मेरे मंदिर के प्रांगण को पक्की 4 दीवारी घिरवाने की व्यवस्था की जाए और बच्चों की देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था की जाए। राजा बोला, अब बताओ इनकी मदद कैसे की जाए? मंत्री बोला, महाराज, इन सभी को बचे हुए 19,500 मोहरों में से मोहरें बांट कर दे देते हैं, सभी की जरूरत पूरी हो जाएगी। राजा बोला, सुधीर, तुम्हारा क्या विचार है? सुधीर बोला, महाराज, पुजारी जी को बच्चों की देखभाल और खाना पकाने के लिए एक आया की जरूरत है, राजमिस्त्री को काम की जरूरत है और बूढ़ी माँ को एक सहारे की जरूरत है। मंत्री बोला, हाँ हाँ, यह तो तीनों फरियादियों ने बताया अभी, अब क्या करना है ये बताओ। सुधीर बोला, हमें लगता है कि पुजारी जी के अनाथ बच्चों के खाने और देखभाल के लिए बूढ़ी माँ उपयुक्त है। इनका कोई नहीं है तो एक दूसरे का सहारा हो जाएंगे। राजा बोला, बहुत अच्छे बालक, लेकिन राजमिस्त्री के लिए क्या किया जाए? सुधीर बोला, महाराज, पुजारी के मंदिर के प्रांगण के चारों ओर 4 दीवारी बहुत जरूरी है ताकि बच्चे जानवरों से सुरक्षित रहें। राजमिस्त्री को उसी काम में लगा दिया जाए। राजा बोला, बहुत अच्छा। सुधीर, सेठ किरोड़ी मल के बचे हुए मोहरों को मंदिर में दान कर दिया जाए ताकि उससे बच्चों का भला हो सके और 4 दीवारी के लिए काम आए। राजा बोला, वाह, मैं तुम्हारे न्याय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भाई की सजा माफ की जाती है और तुम्हें मंत्री जी का सहायक नियुक्त किया जाता है। हमें ऐसे ही नेक दिल और ईमानदार आदमी की जरूरत है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।